जी स्टॉक वाली एडजस्टमेंट 0.4 ऑन यकम फरवरी 2017 S delivered goods having a sale price of 100 million to P on sale or return। भाई ये सेल नहीं होती, ये सेल नहीं होती। जब आप अगले को चीज बेचते हुए ये कहे ना अगर पसंद आई तो रख लेना, तो ये आपकी सेल है ही नहीं। तो अगर आपने अभी वर्किंग में खुदा ना खास्ता लिख दिया है कि एस की सेल 100 मिलियन है तो सेल नहीं है, उसमें से उसने 40% वापस कर दी है और बाकी पसंद कर ली है। आप बताएं सोल्ड क्या, सेंट कितनी है? सेंट 100, सेंट कितनी है? 100, लेकिन एक्चुअली सोल्ड कितनी है? 60, क्योंकि 40 उसे पसंद ही। भाई ये सेल रिटर्न है या ओरिजिनल वाली सेल सेल ही नहीं थी? मुझे बताएं ये 40% चीजें जो उसने रिटर्न हुई हैं ये सेल रिटर्न है? नहीं नहीं, सेल रिटर्न नहीं है। असल में ये सेल रिटर्न नहीं है, शुरू वाली सेल सेल ही नहीं हुई थी। अगले को मैं जबरदस्ती कितनी चीजें रखवाया? 100 मिलियन की, और उसे क्या कहा? अगर पसंद आए तो रख लेना, ना पसंद आए तो ना रखना। उसने कहा मुझे 40 में पसंद नहीं आई, तो भाई प्लीज मेरी सेल ही 60 है। बताएं जी वर्किंग नंबर 11 S to P। So what is sold? 100 into, ये तो वैसे ही 100 into 60 कर रहा हूं, असल में तो 60 ही लिख देता तो समझ आ जाता आपको। 60 million is sold। अनसोल्ड 20% of the goods accepted were in closing stock। accepted तो 60 है ना, 20% were in closing stock जी। और अनसोल्ड का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय जी। ओके आगे चलें। एंट्री टाइम एसआरए टाइप एडजस्टमेंट्स देते हैं अक्सर ताकि वो एस प्रॉफिट भी हिट हो वर्किंग 5 में। बोथ कंपनीज पेड डिविडेंड। भाई बैलेंस शीट के एंगल से डू नथिंग बिकॉज पेड एंड रिकॉर्डेड। जो चीज पे कर देते हैं वो अकाउंटेंट रिकॉर्ड भी कर लेता है। तो डिविडेंड पेरेंट ने क्या किया? पे किया। डिविडेंड पेरेंट ने क्या किया? तो पे करके बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर दिया होगा या हम करें रिकॉर्ड? कर दिया होगा। और ये है क्वेश्चन 12 का ई, सो दैट्स वाई इग्नोर। डिविडेंड की एडजस्टमेंट तो फारिग करें। गुडविल की इंपेयरमेंट 10%। कितनी है गुडविल? पहले ये कितना है? 3196 पॉइंट, और गुडविल 390। जिसको इंपेयर कितने परसेंट करना है? 10%। इम्पेयरमेंट लॉस वर्किंग नंबर इनटू 0.55 होगा ना, तो 6 हो गया जी। करें भाई इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड 39.6 जी। 10 क्या 10? नहीं 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 नहीं, देखिए ये जो गुडविल की इंपेयरमेंट होती है ना, इसका वक्त से ताल्लुक नहीं होता, इसका जीर एंड से ताल्लुक होता है, इसलिए इसको इस तरह करना कभी भी जी। गुडविल की इंपेयरमेंट 39.6। एसआरई में डालें सीआरई में डालें? क्योंकि एनसीआई किस पे है? फेयर वैल्यू जी।
फाइनल फिगर बता दें। 51.6। Carry down. 2, 1. की एडजस्टमेंट रहेगी वो, हाँ स्टॉक की एडजस्टमेंट। अगर फिगर डाली हुई है कितनी थी स्टॉक की एडजस्टमेंट? अच्छा जी, बताएं जी CRE और 43.6। ओके हो गया। अब मूव करने के सवाल की तरफ। P&L चलें जी, एक जरा रिवीजन करवाएं आप। ओके, अब मुझे आप ये बताएं
वर्किंग बना दे मुझे 3 और 5, ये डेटा कहीं रफ में नोट करके वर्किंग 3 और 5। पहले पहले किसका सवाल आप करते होते हैं पेपर में? बैलेंस शीट का, P&L का? तो पहले क्या बनाते हैं? वर्किंग 3, वर्किंग 6 तो दे दी है मैंने आपको माय डियर, वर्किंग 6 तो दे दी है, तो फिर क्या बनाते हैं? वर्किंग 3 बनाएं, वर्किंग 3। बोले ना, ऐसा ही क्लोजिंग बताएं ना। 80 टू, सॉरी मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं। 2 CRE भी आपने खोल लिया तो कोई मसला नहीं, मुझे 2 चाहिए, 3 छोड़ें, काट दें। प्री बताएं, प्री। ब्रॉड डाउन जमा कुछ प्रॉफिट, ब्रॉड डाउन जमा कुछ, ब्रॉड डाउन बोले +10 इंटू 1/12। कर लो गालते फाड़ लो कान। भाईजान किस वक्त से लेके किस वक्त तक पुराने ओनर्स की आ रही है? मुझे बताएं, ब्रॉड डाउन आ रही किसकी है? 70 पुराने ओनर्स की। पूरा 70 किसका है? पुराने ओनर्स का। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई किनका है? पुराने ओनर्स का। किनका है? मैं कब ओनर बनाऊं? यकम अगस्त को। तो बताएं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये पैट किसका है? पुराने ओनर्स का। 10 इंटू जी ग्रैंड 75.8 डन। आगे फिर वो हो जाएगा CRE NCA में तकसीम, उसको छोड़ें, वो हमें टेंशन नहीं है। कितने लोगों ने इसी तरह बनाई थी वर्किंग 2? वेल डन। अब आए किसकी तरफ? वर्किंग नंबर 5 बनाएं, वर्किंग 5 S का प्रॉफिट बोलें। लो 80 10 लड़ाइयां शुरू हो गई। 10 इंटू, ये क्या चक्कर है? वर्किंग 5 में और P&L के मुंह पे हम 5/12 क्यों लगाते हैं? P&L के मुंह पे भी 5/12 लगाते हैं, वर्किंग 5 पे भी 5/12 लगाते हैं, क्योंकि ये हमारा है ना। और 7/12 किनका था? वो उनको दे दिया। और 5/12, तो ये बातें आप याद रहेंगी, 7/12 कहां लगना है और 5/12 कहां लगना है। जी बोले 4.2 वट एवर इट मे बी। मैंने आपको रिवीजन करानी थी, मैं और क्या करवाने आया। तो प्री में क्या जाता है बताएं? ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन ऐसे, ब्रॉड डाउन किसका होता है? प्री वालों का होता है या किसका होता है? ब्रॉड डाउन, ब्रॉड डाउन नहीं, प्री वालों की। और 10 का यकम अगस्त से हमारा होना शुरू हुआ है, तो फिर पहले 7 महीने किसका था? पुरानों। डन। और P&L के फेस पे क्या लगाते हैं? 5/12। और वर्किंग 5 में भी क्या लगाते हैं? आपको पता है, जो P&L के फेस पे लगा रहे होते हैं 5/12, 5/12, 5/12, 5/12 करते करते यहां भी लगा देते हैं 5/12। तो ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, जरा याद रखिएगा कि यहां पर पेपर में आपकी कोई
गलती ना हो, यहाँ 7 बटा 12 लेना है, लेकिन प्लीज ब्रॉड डाउन डाल दीजिएगा बीच में, थोड़ी मेहरबानी। ब्रॉड डाउन जमा कुछ, वापस आ जाए। अब बनाएं P&L। तर 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 सेल्स बोलें 2060 प्लस, आगे बोलें, हाँ जी 840, आगे बोलें, जीपी। अभी तक इस सवाल में कोई नई चीज आई है? नहीं, वो जो बस सेल ऑन रिटर्न था थोड़ा सा, वो शायद R1 में पता नहीं पढ़ा है वो किसी ने, या PRC में पढ़ा होगा। पढ़ा जी, बोलें जी, प्लस 22, आगे बोलें 190 प्लस, ये प्लस को जरा क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं मैं 50 को, आगे बोलें इन्वेस्टमेंट इनकम आ रही हो, चलें चलें गेन ऑन डिस्पोजल, अदर इनकम कर दें, अदर इनकम है, बोलें आगे, पा बटा 80 प्लस, आप जाएं एस का प्रॉफिट वर्किंग 5, अभी नहीं आपने नहीं खोलनी, जितनी मैं खुलवाऊंगा। एस का प्रॉफिट, अच्छा मुझे एक चीज बताएं, एक सवाल एक एडजस्टमेंट आती थी भैया, मैं आपको बताऊं इस एडजस्टमेंट के लिए सवाल करवाया था, ये जो अब आई है, वरना ये सवाल ऐसा नहीं था, हम आपको देके कोई इधर उधर करके भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले अगर आप चाहते हैं तो मैं नॉर्मल एडजस्टमेंट्स पोस्ट कर देता हूं, लेकिन एक पॉइंट है उसको पहले समझ लेते हैं, मेरे ख्याल से उसका नॉर्मल एडजस्टमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे आप ये बताएं कि सारे सवालों में लिखा होता था प्रॉफिट्स ऑफ सब्सिडरी आर एज्यूम्ड टू एक्रू इवनली ओवर द ईयर। क्या ये बात हमेशा ही ऐसी होती है कि हमारे कॉलेज की पहले 6 महीने की सेल और अगले 6 महीने की सेल हर सेशन में बराबर होती है और खर्चे भी हर सेशन में बराबर होते हैं, बिजली के बिल? तो ये अजीब सी असम्पशन होती थी कि इनकम्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ सब्सिडरी आर एज्यूम्ड टू एक्रू इवनली ओवर द ईयर। ये किसी ने एडजस्टमेंट कहीं पढ़ी हो किसी सवाल में तो बता दे, याद है ना कई सवालों में आती थी कि पेरेंट और सब्सिडरी के प्रॉफिट्स आर इवनली एक्रूड ओवर द ईयर। पूरे साल में इवनली एक्रू हुए हैं, पूरे साल में क्या हुए हैं, देख लें अगर लोड है ज्यादा तो आ जाए, वरना फिर
अच्छा चले, एक मुझे और सवाल का जवाब दें। क्या ऐसा तो हो जाता होता कि ईद पे ज्यादा सेल हो जाती है, फिर कम सेल होगी, हो सकता सऊदी किंग के होते हुए ईद प्रोग्राम चल रहा हो सकता ज्यादा सेल होगी हो। एक मुझे और जवाब दें कि मैंने बड़ी मेहनत करके और एक कस्टमर को कन्विंस करके चीजें बेची, सऊदी किंग ने कस्टमर को मेहनत करके कन्विंस करके चीज बेची 70 मिलियन की, सऊदी किंग ने। कस्टमर ने कहा यार पैसे दे दूंगा। जब पैसे देने आया तो उस वक्त नए ओनर आ चुके हुए थे। जाहिर बात है क्रेडिट सेल थी, महीना दो उसने मांगा होगा, बीच में नए ओनर आ गए होंगे। मुझे बताएं ये सेल किसकी है, सऊदी किंग की है या इस सेल से फायदा नए ओनर उठाएं? सऊदी किंग की सेल है, क्योंकि वो जाते हुए एंट्री करके गया डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। सेल किसकी है मैंने ये पूछा था, आप मुझे बताने लगे कैश किससे आया। ये फायदा किसको एक्रू होना चाहिए, ये फायदा किसको मिलना चाहिए, ये किसने सेल की है? सऊदी किंग ने। पेमेंट से फर्क पड़ता है या इनकम्स देखनी होती है किसने कमाई? ऐसे ही एक बात कर रहा हूं, सऊदी किंग ने बड़ा लड़ लुड़ के बहस करके गवर्नमेंट से एग्री करा लिया कि गवर्नमेंट आप मुझे ग्रांट दो। गवर्नमेंट ने साइन करके दे दी, ये 70 मिलियन की मैं आपको ग्रांट दे रहा हूं। अब सऊदी किंग चला गया पीछे से, पीटीसीएल को वो ग्रांट मिल गई, तो वो तो सऊदी किंग का उस पर हक था ना, वो तो उसने अरेंज करवाई थी। तो एक बात याद रखिएगा, जो लोग इनकम्स कमाते हैं उनका हक होता है, या जिनको बाद में पैसे मिले उनका हक होता है? जो असल में उनको पैसे मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सुने क्यों? वो एंट्री करते हैं कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, उनके करंट एसेट वहीं खड़े रहते हैं बेचारों के उनकी आरी पे फर्क ही नहीं पड़ता। वो डेटर कैश देगा तो डेटर कम हो गया, कैश आ गया, तो करंट एसेट पे क्या फर्क पड़ा बेचारों के? मैं दोबारा बात कर रहा हूं, सऊदी किंग ने बड़ी मेहनत करके कोई एसेट बिकवा दिया और खुशी आ गई, लेकिन उसके पैसे सऊदी किंग के टेन्योर में नहीं आए। सऊदी किंग जब चला गया आगे, तो पीटीसीएल क्या एंट्री करेगा? कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। तो पीटीसीएल को कौन सी खुशी हुई? कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट एंट्री पे खुशी होती है, अनलेस के पास पैसे दे गया कोई, इतनी सी खुशी है, लेकिन उससे कोई इसकी अर्निंग तो नहीं बढ़ी ना। तो मुझे बताएं, सऊदी किंग अगर कोई इनकम कमाए अपने पीरियड में और सब्सिडरी उसको रिसीव करे, तो रिसीव करने वाले को खुशी होगी या कमाने वाले को खुशी होगी? रिसीव करने वाला तो ये एंट्री करता है ना, कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, उसे खा खुशी हुई है, उसका तो एसेट कम होकर एसेट बढ़ गया, उसके तो करंट एसेट सेम रहे हैं, लेकिन असल खुशी वो उसको हुई है जिसने आरी बढ़ाई है अपनी। वो कौन है? सऊदी किंग। डन? तो बोले आखिरी दफा बात कर रहा हूं, सऊदी किंग को कोई लॉस आ गया, सऊदी किंग को कोई लॉस आ गया, इंश्योरेंस कंपनी ने वादा कर लिया मैं आपको कंपनसेट कर देती हूं। अब वो कंपनसेशन उसको मिलते मिलते नए ओनर आ गए हुए थे, ये कंपनसेशन का हक किसको था? सऊदी किंग को। डन? तो एक बात याद रखिएगा, इनकम्स उनकी होती हैं जो लोग कमाते हैं, ना कि जिनको मिलती हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि मैं वैसे ही एक रफ वर्किंग कर रहा हूं, एस का प्रॉफिट कितना है? एस का प्रॉफिट, एस का P&L बनवाएं मुझे आज, एस का P&L बनवाएं। सेल 1524, कॉस्ट ऑफ सेल 846, चलें जीपी खैर है। आगे क्या है? एक्सपेंसेस 225। आगे इन्वेस्टमेंट इनकम, सवाल से देखें, सवाल से, व्हाइट बोर्ड से ना देखें। इन्वेस्टमेंट इनकम और कुछ? गेन भी है? नहीं, गेन तो पेरेंट को है। टैक्स, जवाब ये तो आपने निकाला हुआ था ना, ये 443 निकाला हुआ था वर्किंग 6 में, ये देखें 443 वही है। अच्छा, ये मैंने इसका P&L बनाया आपके सामने। अब वो लाइन पढ़े जो लिखी हुई है, ऑल इनकम्स एंड एक्सपेंसेस कौन सी है? कोई पढ़ ही नहीं रहा, हद होती है।
हाँ, द इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, देखिएगा 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 देखिएगा, द इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, आगे बोलें, ऑफ एफएल, बोलो ना फिर, ऑफ एफएल, हाँ, accrued evenly over the period, accrued evenly over the period, except investment income, इन्वेस्टमेंट इनकम को आपके साथ, इन्वेस्टमेंट इनकम के साथ आपने 2/12 10/12 नहीं करना। यकम सितंबर को खरीदा ना, तो 2/12 सऊदी किंग के 10/12 नहीं हो गए। इन्वेस्टमेंट इनकम के साथ 2/12 10/12 नहीं करना। दोबारा पढ़ो, द इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, बोलो क्या लिखा है इनके साथ, ऑफ एसएल, एफएल एसएल ही है ना, सब्सिडी लिमिटेड, चलो, है accrued evenly over the year, okay, except investment income, आगे क्या लिखा है उसके साथ, इन्वेस्टमेंट इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स को काटो, क्योंकि कंसोलिडेशन के एंगल से टैक्स एडजस्टमेंट हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको छोड़ो। आगे क्या लिखा हुआ है, एंड रिसीव छोड़ो यार, एंड रिसीव छोड़ो, इतनी लंबी मैंने आपसे बात की है 5 मिनट की। रिसीव जिन मर्जी को, हमें कोई कंसर्न नहीं। रिकॉग्नाइज किन्होंने की है, अगस्त वालों ने। रिकॉग्नाइज किन्होंने की है, ये 50 पूरा पुरानों का है। अगर किसी जालिम ने लगा दिया इस पे 10/12 और दे दिया पीटीसीएल को, तो 50 पे भी लग गया 10/12, 50 पे भी लग गया 10/12। 50 का 10/12 पीटीसीएल ने एंजॉय करना है, या 50 की एंजॉय नहीं कर सकती पीटीसीएल? क्यों नहीं 50 एंजॉय कर सकती? ओ भाई सादा सी बात है यार, कोई ब्रीफ केस लेके आया, उस ब्रीफ केस के अंदर एक चॉकलेट पड़ी हुई थी, वो चॉकलेट निकाल के बच्चे को दे दें, बाकी चीजें ब्रीफ केस की तकसीम कर दें। अब मैं आपके सामने एक पिक्चर बना रहा हूं। हमारा ईयर एंड क्या है? 30/17। शुरू कब हुआ होगा? 1 जुलाई 16। जुलाई अगस्त के अंदर कौन था? जुलाई अगस्त के अंदर ओल्ड ओनर्स। जुलाई अगस्त में कौन था? और सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून में कौन है? न्यू ओनर्स। The incomes and expenses of subsidiary are accrued evenly over the year, except investment income, except investment, which is recognized in August. ये 50 जो है ना, इधर से निकाल के, इधर से निकाल के, या इधर से निकाल के, इधर से निकाल के, या इधर से निकाल के, इधर से निकाल के ना, इधर 443 से निकाल के, ये 50 443 में पड़ा हुआ है ना, तो 443 से निकाल के 50 इनको दे दें और बाकी सारा। अच्छा, अब मैं काम करता हूं, इधर देखिए, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं जो मैं करता होता था, 443 इंटू 10/12? अभी तक मैंने आपको ये सिखाया है, अभी रिवीजन करा के आया हूं मैं। नए ओनर कब आए हैं? 1 सितंबर को। तो क्या मैं कर सकता हूं 443 इंटू 10/12? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसमें 50 पड़ा हुआ है, उस पर भी लग जाएगा 10/12। लेकिन वो किनका है? पुरानों का है। वो किसकी मेहनत है? पुरानों। All incomes and all expenses are accrued evenly over the year, except 50. Except 50. लिखें, ऐसे सवाल में
हम 443 को नीचे उतार लिया करेंगे। ऐसे सवाल में हम 443 को नीचे उतार लिया करेंगे। वर्किंग 5.0 कर दें, 5.1 असल में फिक्स हुई भी है, 5.0 कर दें, अजीब सा नाम। ऐसे सवाल में हम 443 को, 443 क्या है? एस का प्रॉफिट। ऐसे सवाल में 443 को वर्किंग 5.0 में उतार लेंगे, नीचे उतार लेंगे। अच्छा, अब देखिए इधर 443 पे 10/12 लगा दूं या 443 का 50 माइनस करके 10/12 लगा दूं? कितना? 393। इसमें से कुछ दे दें पुरानों को। सर वर्किंग 5 में ये 2/12 नहीं करना होता। अच्छा चलो कर लो, फिर बाद में हेल्प कर देगा, वो मुझे पता है 2/12 नहीं करना होता, 10/12 ही करना होता है। और इसका 393 के हिस्से कर लेना, 2/12 और 10/12। ये कर लो, 393 के हिस्से कर लो, ये करने दें, कैलकुलेटर पकड़े। 393 पता है आपको क्या है? आप हंसेंगे वैसे। 1524 माइनस 846 माइनस 225 माइनस 60 इज इक्वल टू 393। समझ आ गई ना? तो बोले 443 में क्या पड़ा है? एक खास चीज। नहीं नहीं, इसका नाम रख दें आज। 443 में क्या पड़ा है? एक खास चीज। वो खास चीज किसी एक की होती है या वो भी तकसीम होती है? खास चीजें तकसीम नहीं होती, वो किसी खास बंदे की होती हैं। तो बोले 443 में क्या पड़ा है? खास चीज। खास चीज को क्या करें, साइड पे कर दें या पड़ा रहने दें? साइड पे कर दें। माइनस कर दिया 50, बाकी क्या बच गया? 393। सबको बांटे, सबको बांटे, मोहल्ले को पूरे बांटे। 327.5। लेकिन आपने 443 तो नहीं बांटा, आपको तो इन दोनों का टोटल 443 नहीं आ रहा, हमने बांटना तो 443 है। अब खास चीज मंगवाएं। -50 कह रहा था, मुझे क्यों निकाला? आप 50 मंगवाएं और 50 दे दें अगस्त वालों को। 50 किसको दे दें? खास चीज किसी एक बंदे को देनी है आपने। बोलें। समझ आ गया ये कॉन्सेप्ट? बस मेरी तरफ से तो खत्म हो गया, पता नहीं अब समझ आया या नहीं, क्या बना है? आ गया समझ? अच्छा, इन दोनों को टोटल करके देखें आप। 115.5 और 327.5, 443, यानी कि आपने तकसीम कर दिया। जिस चीज को जो जो चाहिए था आपने दे दिया। 443 को आपने तकसीम कर दिया। क्लियर? अब कहां लेके जाना है इसको, ये मैं बताने लगा। अब आप ऐसा करें, एस प्रॉफिट जो यहां लिखते हैं इसको ले जाएं वर्किंग नंबर 5 में। कितना? बहुत मेहनत से निकला है, 327 निकला। 10/12 करके, ये शुक्र है निकला 10/12 करके है, लेकिन एक अलग फिगर पे 10/12 किया। उधर पता नहीं मैं इधर ब्रैकेट में क्यों नहीं लिख सका था, वरना फिर वो 50 का भी 10/12 लग जाना था। आदत तो पड़ी हुई है इधर 10/12 करने की। एक बात कर रहा हूं, ये बाकी किनका है? पुरानों का। बाकी किनका है? पुरानों का। बाकी किनका है? इधर देखें, आज सवाल ने प्री दी हुई थी। आज सवाल ने क्या दी हुई थी? लेकिन मुझे बताएं, हम प्री कैसे निकालते होते थे? ब्रॉड डाउन प्लस कुछ।
असल में याद रखिएगा ब्रॉड डाउन अर्निंग तो सारी सऊदी किंग की होती है, इस साल की भी जुलाई अगस्त की उसको दे के जानी है, वरना वो नाराज होके जाएगा। इसलिए फॉर्मूला है हमारा ब्रॉड डाउन प्लस कुछ। सारा चेक करने लगे हैं 506 में, सवाल की फिगर को चैलेंज करने लगे हैं। हाँ ये सवाल ने दी हुई है, मैं फिर भी चैलेंज करने लगा हूं, इसको चेक करने लगा हूं ये सही आती है या नहीं। ब्रॉड डाउन आ रही मुझे ढूंढनी पड़ेगी, ब्रॉड डाउन आ रही मुझे ढूंढनी पड़ेगी, वो बड़ी मेहनत से निकाली थी, पता नहीं सुबह सुबह ही निकाली थी कहीं। ब्रॉड डाउन आ रही 391। भाई एमसीक्यू उसकी वर्किंग्स हुई नहीं, देखो एक आधे सवाल में नहीं हुई थी, वो हमने उसमें डाली थी, वो जाके प्रिंट निकालो। 391 वर्किंग 6 से आया, प्लस कुछ। सर ये क्या है कुछ? मेरे प्यारे भाइयों पता है क्या है, हमने प्रॉफिट्स जुलाई अगस्त के देने होते हैं नए ओनर्स को, और सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जून के देने हो, जुलाई अगस्त के देने होते हैं पुराने ओनर्स को, और सितंबर से लेके जून तक के देने होते हैं नए ओनर्स को। वो जो थोड़ी देर पहले मैंने रिवीजन करवाई थी ना एक, उसका ये मकसद था कि आपको याद करवा दूं। ये जो रिवीजन करवाई थी ना ये वाली, इस करवाने का ये मकसद था कि आपको याद करा दूं। एसआरई में 7 महीने गए थे इधर, और एस प्रॉफिट में 5 महीने। लेकिन इधर क्या है हमारे सवाल में, बताएं हमारे सवाल में क्या चक्कर है? हमारे सवाल में पेरेंट ने सब्सिडी को कब खरीदा है? और बोले ना पेरेंट ने सब्सिडी को कब खरीदा है? पेरेंट ने सब्सिडी को कब खरीदा है? यकम सितंबर को। तो जुलाई अगस्त किनको देने? पुरानों को। और इस साल के प्रॉफिट, ये प्रॉफिट क्या है? ये 443 क्या है? ये 443 क्या है? ये 443 क्या है? फॉर द ईयर। फॉर द ईयर में से पुराने कितने ले उड़े? 115। और फॉर द ईयर में से नए कितने ले उड़े? 327.5। अब 327.5 को आप लोगों ने ले जाया करना है वर्किंग 5 में, और इसको ले जाया करना है वर्किंग 2 का कुछ है, ये सारा नहीं है, ये वर्किंग 2 का क्या है? कुछ है। कुछ बताएं कितना, इसको लेके जाएं। टेक 2 वर्किंग 2, इसको वर्किंग 2 में ले जाएं। 11। अब देखिए वो क्या आ रहा है, ये कैलकुलेशन करें वर्किंग 2 में जाके और लिखें, वैसे ही चेक करने के लिए की है, वैसे ही चेक करने के लिए की है। जी कौन बोला था?
ओके ओके ब्रॉड डाउन प्लस कुछ में उसको ले जाएंगे 115.5 को। इसकी थोड़ी सी रफ में रिवीजन करें। सवाल तो फिर खत्म हो गया, हमने क्या करना है और इसकी थोड़ी रफ में रिवीजन करें। पी एक्वायर्ड एस ऑन यकम सितंबर 18, यकम दिसंबर 18। कितना हो गया? 64 54 रुपीस 6 income of rupees 6 in S profit relates to June, वर्किंग 2 5 और वर्किंग 5.0 कर दें। 5.0 तो करनी पड़ेगी ना। वर्किंग पहले करें, वर्किंग 5.0 करें, सबसे पहले वर्किंग 5.0 करें। ऐसे परेशान करूं मैं आपको, वर्किंग 5.0 करें। वर्किंग 5 ऊपर रख लेते हैं। वर्किंग 5.0 ईयर एंड दिसंबर है, यकम जनवरी 18, 31 दिसंबर 18। पी का डेटा मैंने नहीं दिया। जी डन। वर्किंग 5 इनकम ऑफ ₹6 इन एस प्रॉफिट रिलेट्स टू जून। अच्छा, जनवरी से नवंबर तक कौन से ओनर्स हैं? पुराने। और दिसंबर में कौन आया है? नया ओनर।
वर्किंग 5.0, व्हाट इज द प्रॉफिट? 24 में से 6 खास चीज है, बोले 6, ये खास लोगों को दे देंगे। 24 माइनस 6 18, 18 का 11/12 पुरानों का और 1/12 नयों का। बताएं, अजीब ही पॉइंट्स में चला गया। चलें 16 पॉइंट, हाथ खड़ा करें ये दो फिगर्स इनकी सही आई थी। नहीं आपकी नहीं सही आई, सही आई थी, लेकिन 6 तो उधर ही निकला हुआ बाहर खड़ा है, उसको क्या करें? 6 जून वालों को दे दें। ये जून ढूंढे, इन 11 में है कहीं जून या इन 1 में है कहीं जून। असल में ये कोई ऐसा बम्पर ऑफर होती है जो जून वालों को मिलती है, इस तरह की चीज समझ लें। तो ये जून वालों की बम्पर ऑफर है। तो जून वाले कहां कहां है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। बोले कितना? 6 इज इक्वल टू 22. अब आप अगर वर्किंग 5 और 2 कर देना आज तो बात खत्म हो जाए बस। वर्किंग 5 और 2, हाँ जी बोले। डन। वर्किंग 5, अच्छा ये क्या है? 24 के ऊपर लिखें, ये क्या है? फॉर द ईयर, फॉर द ईयर। आप बता दें एस का प्रॉफिट फॉर द ईयर नए लोगों का बेचारों का सिर्फ कितना है? 1 पॉइंट। आज वर्किंग 2 जरा करते हैं। वर्किंग 2 SRE क्लोजिंग 15, इसकी टेंशन नहीं, इसकी टेंशन नहीं, ये उसी तरह उठाया करनी है। और प्री ब्रॉड डाउन प्लस कुछ 22। सोदी किंग कहेगा पिछले सारे सालों से मैं 4 डाल रहा हूं, वो 4 भी मुझे दो। इस महीने भी 11 महीने मुरब्बे का 4 मैंने डाला है, ये 11 महीने का 4 भी मेरा है। जी बोले 52.5। अच्छा वैसे बड़ी जल्दी समझ आ गया आप लोगों को, ये तो पिछले सेशन में टाइम लग जाता था समझाने। खत्म होगी बात। 52.5। तो खास चीज किसको देनी है? खास चीज को साइड में निकाल के खास लोगों को दे दें। मैं ये नहीं कह रहा, कल के सवाल में हो सकता है ये 6 दिसंबर वालों का हो, वो तो करेंगे सैटरडे को सवाल। ये जरूरी तो नहीं है कि पुरानों का ही हो, ये 6 नयों का भी हो सकता है। इसमें क्या होता है? हाँ कोई कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। डन। ये कितने लोगों का 100% सही था? जी गलती क्या हुई थी जिन्होंने 90% सही था? क्या किया था? 54 को 24, ओके ओके ठीक है, वो तो चलें, वो नहीं होगा मसला आइंदा। असल में उसका हल हमने कर दिया इधर ये लिख के। कुछ लोगों ने जिन्होंने 54 को यहाँ गलती से लिखा 24 फॉर द ईयर, उसका हल हमने इस तरह निकाला है। वैसे भी एस प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो फॉर द ईयर के नीचे वर्किंग 5.0। बहरहाल अब इसकी रिवीजन होगी इंशाल्लाह। तो मेरे ख्याल से अब क्या करें? अब इसको मिटा देना सारे को, 5.0 को। अब वो मेहनत करके 327.5 ही निकालना होता है, इसका और कोई मकसद नहीं है। कोई एक आधा नंबर पेपर में कट जाएगा अगर आपने ये सही नहीं किया होगा, वो मैं मान रहा हूँ, वो कट जाएगा फिर। लेकिन ये फिगर का ही मसला है, जो बेचारा फन्ने खां बन के 443 पे 10/12 लगा देगा तो एक आधा नंबर उसका कट जाएगा। ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट तो है नहीं किसके बारे में परेशान। तो सारी बहस का मरकज ये है कि 327 ने थोड़ा सा तंग किया था हमें, और इसकी जरूरत नहीं थी इस टाइम इस सवाल में, क्योंकि वो ICAP ने खुद पता नहीं क्यों दे दिया था आसानी के लिए बच्चों को। ये 506.5 गिवन था। चलें अब वो जो पुराना हमारा तरीका है वो करना शुरू करें। हम जो है वो यहाँ पे सारे के सारे लगाते होते हैं 10/12, और इधर भी 10/12 भी लगाया है। मुझे ऐसे ना कहीं यहाँ 10/12 अभी तो लगाया है, 50 को साइड पे करके लगाया है बस।
मेरा तो कभी कभी मेरे दिल में पता है क्या आता है कि बंदा ऐसे कर दे बच्चों को 443 माइनस 50 और इधर ही 10/12, ताकि बच्चे कहीं कोई स्यापा ही नहीं है, लेकिन वो कुछ भी तो निकालना होता है ना, तो उस वजह से वो हमने लंबा काम शुरू किया हुआ है। तो कभी कभी दिल में आता है कि ये पैटर्न तो बच्चों को याद ही है पुराना वाला, 10/12 माइनस 50 करके लगा दें। भाई एक धमाका सुने, इस 50 को, ये अगस्त वालों का है, मिला सितंबर में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मिले जिस मर्जी को, ये 50 इस काबिल भी नहीं है कि P&L के मुंह पे लाकर माइनस करें। कुछ एडजस्टमेंट्स इस काबिल होती है कि मुंह पे लाएं और माइनस करें, ये एडजस्टमेंट इस काबिल नहीं है कि 50 मुंह पे आए P&L के। ये भी सुन लें आज, ये 50 P&L के मुंह पे क्यों नहीं आ सकता? अगर आप 50 को P&L में मुंह पे लाएंगे तो शायद किसी को ये फीलिंग आ जाए ये हमारा था और नहीं है, लेकिन ये हमारा किसी भी तरीके से था ही। इससे मिलती जुलती एडजस्टमेंट सुने, ये जो हम करते हैं ना सबको 10/12, सबको क्या करते होते हैं 10/, इसको 10/12 नहीं करना, इसको 10/12 नहीं करना। हाँ, इसको 0/12 हमारा है ही नहीं, वो मसला उस 50 का ही है ना, तो आज लिख लें 50, लेकिन मैं कह रहा हूं रीडिंग टाइम में आप लिख लिया करेंगे, लेकिन इसे कैंसल आउट किसी से ना कीजिएगा माइनस करके, इसको ऐसे काट दीजिएगा। वो सॉरी आई कैप गलती होगी, पूरे मार्क्स मिलेंगे आप। तो लिखें 50 अगस्त वालों का है P&L के, भाई दो एंगल से डिस्कशन होती है ना, P&L के मुंह के एंगल से डिस्कशन होती है और वर्किंग 5 के एंगल से डिस्कशन होती है। अब मैं P&L के मुंह के एंगल से डिस्कशन कर रहा हूं। 50 अगस्त वालों का है, P&L के फेस पे मत लाइएगा। आगे तो काट दिए मैंने, माइनस करके कैंसिल नहीं किया। 50 अगस्त वालों का लिख लिया, 50 अगस्त वालों का है तो P&L के फेस पे लाने के काबिल नहीं है। अच्छा, ऐसे ही एक बात कर रहा हूं, अगर ये 50 नियो का होता तो फेस पे लाते और 10/12 ना करते, फिर 12/12, फिर सारा हमारा, फिर सारा वो चलिए सॉरी सैटरडे को देखेंगे वो। तो बताएं, जो चीज हमारी कभी भी है ही नहीं और कभी भी होनी भी नहीं, उसको फेस पे भी लाने की जरूरत, इससे मिलती जुलती एडजस्टमेंट्स होने। असल में ये जो 2/12 है ना, इसको हम कुछ करते ही नहीं होते, इसीलिए तो 10/12 करते हैं कि असल में ये फैक्टर लग के आई 10/12 वाला डेटा जाता है, तो वो था वो वाला, तो बैक एंड पे थीम वही है कि इसको लाना नहीं है इधर, डन होगी, बात खत्म होगी। तो ये दो एहतियातें थी इस एडजस्टमेंट में। बाकी अब हमारा घिसा पिटा सवाल है, तो वहां से करना शुरू कर दें। वो सफा खोल लेते हैं, वो जो P&L के सवालों वाला है, अगर खुला हुआ है तो ठीक है, P&L के सवालों वाला, हाँ खुला हुआ है, शुक्र है। तो यहाँ से एडजस्टमेंट्स देखना शुरू कर देते हैं। हाँ, यहाँ आज फिक्स्ड एसेट भी बिक रहा है, पता नहीं किसने बेचा है, पेरेंट ने बेचा, सब्सिडरी ने, पेरेंट ने बेचा ना सब्सिडरी को फिक्स्ड एसेट, तो उसमें गेन है, तो गेन की रिवर्सल की एंट्रीज तो हमने की हुई है, लेकिन आज लॉस आ रहा है। चलो कोई नहीं, 8-9 जैसी एडजस्टमेंट भी हो जाएगी, लॉस वाली एडजस्टमेंट हमने माजरत इस सफे पे नहीं डाली हुई। ओके चलें जी, लेट्स स्टार्ट। सारी फिगर्स को P&L पे ले जाएं, ले गए। एस की सारी फिगर्स को क्या कर दिया 10/12, आज सिवाय किसके 50 के, बाकी सबको 10/12 कर दिया। चलें एडजस्टमेंट्स करना शुरू करें। कैश पेमेंट है, इशुएंस ऑफ शेयर्स है, ये दोनों तो इनकी एंट्रीज बैलेंस शीट वाली थी ना, किधर है इनकी एंट्रीज, ये दोनों एंट्रीज बैलेंस शीट वाली हैं, तो लीव इट, करते हैं खत्म। इन दोनों की एंट्रीज बैलेंस शीट वाली हैं। अच्छा आगे चलें, इसकी एंट्री भाई ये है ना, इसकी तो ये एडजस्टमेंट नंबर 5 की तरह। जी बोलें, अमोर्टाइजेशन बढ़ने से एडमिन एक्सपेंस बढ़ जाएगा, एडमिन एक्सपेंस बढ़ाएं।
कितने से? 7.5। और एसआरई टाइप एडजस्टमेंट है, तो इस तरह याद रखा करें, एसआरई टाइप एडजस्टमेंट है, इसलिए एस के प्रॉफिट कम होंगे। और जिसको भूला हुआ है यहां से देख ले, एस के प्रॉफिट कम करें कितने से? चलें आगे। मैंने तो ये एडजस्टमेंट पढ़ी नहीं, मैं भी तो पढ़ूंगा। इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ सब्सिडरी हैड एक्रूड इवनली ड्यूरिंग द ईयर एक्सेप्ट 50। द 50 इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस तो कंसोलिडेशन में है ही नहीं हमारे सिलेबस में, इस लाइन को छोड़ दीजिएगा। 50 इज रिकॉर्डेड इन अगस्त, आगे ना पढ़िएगा। बस ये थोड़ा सा धोखा दिया था कि आपने कि रिकॉर्ड हुआ है और रिसीव नहीं, रिकॉर्ड जिनकी है उनको दो बस, ये ऐसा कोई धोखा नहीं है कि। अच्छा, मुझे अब आप थोड़ी सी आपकी हेल्प चाहिए कि किसने बेचा है पी टू एस, तो एस प्रॉफिट को तो हिट नहीं करना, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, होमवर्क का सवाल आपका वो है आज 30 किया, कौन सा था वो? 34 किया था, तो 35 होमवर्क में होगा। उसमें सिर्फ डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट की एडजस्टमेंट शायद आपको टफ टाइम दे, वो समझ आई ठीक है, नहीं भी समझ आई उसे इग्नोर कर दीजिएगा। डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट की बाकी सवाल आपका सही होना चाहिए होमवर्क के सवाल में। अच्छा, बोलें जी गेन उल्टाने की एंट्री किसी को आती हो? गेन उल्टाने की एंट्री, देखिए अगर कभी पेपर में परेशान हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, हम गेन उल्टा सकते हैं, हम गेन उल्टाने की एंट्री कर सकते हैं। अदर इनकम डेबिट पीपी क्रेडिट, ये गेन उल्टाने की एंट्री है। लेकिन आज क्या उल्टाना है? लॉस। तो पीपी डेबिट अदर एक्सपेंसेस क्रेडिट, एडमिन नहीं, एडमिन नहीं, सेलिंग नहीं, अदर एक्सपेंसेस। असल में अदर एक्सपेंसेस में ना चीजें पड़ी होती हैं बिजनेस की, इंपेयरमेंट लॉस, ये वो इस टाइप की चीजें, तो ये अदर एक्सपेंसेस। और ये एंट्री तो अब आप खुद ही बता दें मुझे, नेगेटिव ये नहीं देखा करने, मैंने मना किए हुए। इनकम की मैंने आपको इनकम की एंट्री सिखाई हुई है ना, तो मैं वहां से चल रहा हूं आज। इनकम उल्टाने की एंट्री था, इनकम उल्टाने की एंट्री क्या होती थी? इनकम डेबिट पीपी क्रेडिट, इनकम उल्टाने की एंट्री इनकम डेबिट पीपी क्रेडिट। लेकिन आज एक्सपेंस उल्टाने, लॉस उल्टाने, पीपी डेबिट अदर एक्सपेंसेस क्रेडिट। और एसेट बढ़ने से डेप्रीसिएशन, एसेट का नाम क्या है? ओह तेरी खैर जालिमो, ये तो कॉस्ट ऑफ सेल में जानी है। अच्छा, एसेट बढ़ने से डेप्रीसिएशन बढ़ जाती है। चलें जी, नोट करें। वन से डन। चलें जी, अब इट विल नॉट हिट एस प्रॉफिट, इट विल नॉट हिट एस प्रॉफिट, क्योंकि किसने बेचा? पी ने। इट विल नॉट हिट एस। बोलें डिडक्ट फ्रॉम अदर एक्सपेंसेस, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ सेल। आज पहली दफा लॉस उल्टा रहे हैं, मजा आ रहा है। डिडक्ट फ्रॉम अदर एक्सपेंसेस एंड इंक्रीज कॉस्ट ऑफ सेल, डिडक्ट फ्रॉम अदर एक्सपेंसेस। ओए अदर एक्सपेंसेस कहीं पड़े नहीं हुए, तो एक्सपेंसेस लॉस था, लॉस एक्सपेंसेस में पड़ा, एक्सपेंसेस को काम करना है। इसको ना मैं साइड पे रख के डिडक्ट कर रहा हूं। कितना है? 1.2 12।
तुझे करेंगे डिडक्ट। अच्छा इधर मुझे क्यों रखा है, मुझे भूल, अच्छा ठीक है करेंगे तुझे डिडक्ट। तो ये मैंने अदर एक्सपेंसेस से डिडक्ट करना था, मुझे अदर एक्सपेंसेस नजर नहीं आया, अदर इनकम नजर आ रही थी वैसे, लेकिन अदर एक्सपेंसेस एडमिन में से ना किया करें, एडमिन तो बिजनेस के नॉर्मल डे टू डे के खर्चे होते हैं, अदर एक्सपेंसेस में से डिडक्ट करना था, नहीं कर सका, चलें खैर है, आगे चलें, अदर एक्सपेंसेस अवेलेबल नहीं है, आगे चलें। कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा दें, बढ़ाएं बढ़ाएं, ये वाले नंबर तो लेना +1। अब इसको उठा लेते हैं। अब भाई इस तरह की चीजें हमारी राय होती है कि किताब से निकाल दी जाएं, क्योंकि इस तरह की चीजें बस बच्चों को परेशान करने के लिए आई कैप डालता है, इस तरह की चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसको गेन होता तो अदर इनकम में माइनस करते, क्योंकि इनकम खुशी है ना, लॉस होता तो एक्सपेंसेस में पड़ा होता, खर्चे के तौर पे वहां भी माइनस ही करते। आपको पता है एक्सपेंस क्रेडिट होना, एक्सपेंस कम होना होता है, तो अदर इनकम में पड़ा होगा तो भी अल्हम्दुलिल्लाह माइनस होगा, अदर एक्सपेंसेस में पड़ा होगा तो भी, क्योंकि वो एक्सपेंस है उसमें से भी माइनस होगा लॉस, और ये इनकम है, इनकम में से भी माइनस होगा। लेकिन आईकेप ने ऐसी भोंगी सी चीज मार दी है, निहायत ही भोंगी सी चीज, जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं, तुक ही नहीं। ये समझ आ गई, बात समझ आ गई, नहीं समझ आई तो रिलैक्स कीजिएगा, कोई मसला नहीं, इन चीजों की टेंशन नहीं लेनी जिंदगी में। उसने डाला हुआ है कि ये जो पेरेंट ने गेन रिकॉर्ड किए हैं ना फिक्स्ड एसेट्स पर, ये जो पेरेंट ने गेन रिकॉर्ड किया हुआ है, इसमें लॉसेस नेट हुए हैं, इसमें लॉसेस क्या हुए हैं। अब इसको वर्स्ट एडजस्टमेंट कहते हैं, वो जो हर अटेम्प्ट में इक्का दुक्का ऐसे बोंगे तंग करने के लिए। तो असल में हुआ क्या होगा, बहुत से गेन्स आए होंगे, बहुत से लॉसेस आए होंगे, तो उसने गेन्स लॉसेस को, अब आप गेन से खेलने लगे हैं, अब एक और स्यापा उधर जाके खड़ा होने, अब आप गेन से खेलने लगे हैं। पेरेंट ने बहुत से गेन रिकॉर्ड किए होंगे, उसमें लॉसेस माइनस किए होंगे, आप उस लॉस को रिवर्स करने के लिए प्लस करेंगे, या ओए कितने गेन गया, अदर इनकम में पड़ा हुआ है, ये अदर इनकम में पड़ा हुआ है +12। सर माइनस नहीं करना था, मैं क्या करूं यार, लड़े मत सवाल से। मैं कह रहा हूं इस तरह की एडजस्टमेंट छोड़ दिया करें, लीव इट, किया करें +12। किसी एक दो को समझ आ गई है तो हाथ खड़ा कर दें, ये तो सारियां नहीं आ गई। इसको इस तरह बनाएं माय डियर, कुछ गेन्स आए होंगे और फिगर लिखें -12 की, -12 की फिगर लिखें, इस तरह समझ आएगा। जिनको समझ नहीं आया, इधर -12 की फिगर लिखें, नेट हुआ है, बोले बहुत से गेन्स आए होंगे, लेकिन इन गेन्स को हमने नहीं उल्टाना, ये आउटसाइड वर्ल्ड के होंगे, ये P2S वाले होते तो सवाल बताता। बहुत से गेन्स आए होंगे, क्योंकि PTCL एसेट बेचता रहता है, बहुत से गेन्स आए होंगे और एक लॉस आया होगा, उसको हमने क्या कर दिया है, नेट। अब यहां तक पहुंचते हुए 12 क्या हो चुके हैं, माइनस। अब माइनस को उल्टाने का तरीका क्या हो सकता है, प्लस। हालांकि अगर अदर एक्सपेंसेस होते तो मैं माइनस करता, अब अदर इनकम में है इसलिए प्लस कर रहा हूं। छोड़े तो जान छोड़े, इस तरह की एडजस्टमेंट की टेंशन ना लिएगा, डेप्शन डाल दीजिएगा पे 1 रुपया, आगे चलें, इजी मार्क्स लें, जल्दी करें, कर भी जाना है। तो पॉइंट नंबर 3 बताएं, हो गया। पॉइंट नंबर 4 चलें जी, पॉइंट नंबर 4 तो बड़ा कमाल है, वो घिसी पिटी एडजस्टमेंट जो हमारी होती है, सीधे सीधे मार्क्स लेने वाली, वो तो सही है, कितने है, हाँ ये 60 को कहां से माइनस करते हैं, सेल और कॉस्ट ऑफ सेल में से। ओह 1 मिनट, ये मिड ऑफ ईयर का सवाल है, पास पेपर क्वेश्चन 4 में एक चीज सीखी थी, कहीं ये सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर ना हो या पोस्ट एक्विजिशन। ये कॉन्सेप्ट कल सीखा था, ये कॉन्सेप्ट सीखा था कि जब कभी पेरेंट, ये आपको याद है कल मैं हाइलाइटर इस्तेमाल कर रहा था, कल मैंने हाइलाइटर इस्तेमाल कर ये किया था ना, ओ शुक्र है ये पोस्ट है, ये ड्यूरिंग द ईयर नहीं लिखा हुआ क्या खूबसूरत सवाल है, इसने ड्यूरिंग द ईयर नहीं लिखा। पास पेपर क्वेश्चन 4 बहुत अजीब सवाल था, उसने लिखा हुआ था ड्यूरिंग द ईयर।
ये ड्यूरिंग द ईयर चीजें बेची हैं या फिर पेरेंट सब्सिडरी बनने के बाद ही अल्लाह का शुक्र है बेची हैं? बाद में बेची हैं, जकम सितंबर के बने हुए हैं ना, तो यकम तो लिख लें, ये तो अल्लाह का शुक्र है पोस्ट एक्विजिशन है। पोस्ट एक्विजिशन एफएल डिलीवर्ड गुड्स, ये तो बाद में की हैं, तो कोई मसला नहीं। और अगर ये ड्यूरिंग द ईयर होती तो कोई बताए बच्चा हम क्या करते, 60 इंटू 10/12, वो जो कल किया था पास पेपर क्वेश्चन 4 में। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है ड्यूरिंग द ईयर नहीं है। चलें छोड़े पर, सीधी सीधी चीज समझ आ रही थी, पता नहीं हम कहां ले गए आपको। आप लोग फिलहाल ऐसा करें कि सेल और कॉस्ट ऑफ सेल जरा दोनों में से माइनस करें 60 को, सेल और कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस करें, -60 ट्राइंगुलर अप्रोच +3। लेकिन कमाल है आई कैप, एसआरई वाली सारी एडजस्टमेंट डाली हुई है रिवाइज होता के। किसने बेचा? एस ने, तो एसआरई टाइप एडजस्टमेंट है, तो एस के प्रॉफिट को हिट करेंगे। और जिस किसी को ये भूलता है इसके प्रॉफिट को हिट करना, तो उसको हमने ये बूटी बना के दी हुई है, इसको रात को सोते हुए पानी में घोल के S2P में एस प्रॉफिट हिट होगा। एसआरई टाइप एडजस्टमेंट है ना जी। बोले कितने से? 3 से। क्या है? S2P कितना? 3। आगे चलें जी, इंपेयरमेंट, यही तो सबसे बड़ा ब्लंडर है। ये एडजस्टमेंट और नेगेटिव गुडविल सबसे ज्यादा भूली जाने वाली एडजस्टमेंट है P&L के सवालों में। P शेयर ऑफ एस डिविडेंड और नेगेटिव गुडविल अगर आ जाए तो ये 90% बच्चे नहीं 60-70% भूल जाते हैं बच्चे। ये एडजस्टमेंट पता नहीं क्यों भूल जाते हैं। इस एडजस्टमेंट को यहां लाके डिस्कस करने दे मुझे, ये जगह मैंने खाली छोड़ी हुई है। ये अब जरा तसल्ली से पढ़ें। पेरेंट ने ये डिस्कशन, पेरेंट की रहने दें, सब्सिडी ने डिविडेंड दिया 5%, 130, तो ये है फुल डिविडेंड सब्सिडरी का। लेकिन अगर सब्सिडरी ने पे कर लिया तो पेरेंट ने रिसीव कर लिया है। जब पेरेंट ने रिसीव किया होगा तो पेरेंट ने अपनी अदर इनकम में अपना हिस्सा डाल लिया। अब अदर इनकम भी डाल रहे हैं और उसकी सेलें भी डाल रहे हैं और लूटी मची हुई है ना, फिर तो अदर इनकम में से क्या करें? निकालें अदर इनकम, जो पिछले सवाल में अभी सुबह सुबह आते ही किया था, पिछले सवाल में से भी निकाला था। अब लिखें यहां लाके, यहां लिखें पेरेंट ने 130 का अपना हिस्सा अदर इनकम में डाल लिया हुआ है। पेरेंट ने 130 का अपना हिस्सा, कितना बनता है 130 का अपना हिस्सा? 84.5। 130 इंटू जी, पेरेंट ने 130 का अपना हिस्सा 84.5 अदर इनकम में डाल लिया है। क्यों डाला है? उसने पे किया था तो इसने पेमेंट रिसीट की एंट्री लोग भूलते नहीं है। अच्छा ये वैसे अजीब है, पेड क्वेश्चन 12 में इग्नोर हो रहा होता है क्योंकि वो बैलेंस शीट का है, और पेड इधर कैंसिल हो रहा होता है, इधर तो पेड को लिफ्ट करानी होती है। तो बोले पेरेंट ने इसको अदर इनकम में डाल लिया, तो यहां से लिखा, ये आपने पूरी बात लिखनी थी, आपने ये नहीं लिखना। अदर इनकम में से माइनस करें, कितना बना? और ये 84.5 पता है क्या है? पास्ट पेपर में और टेस्ट के सवालों में दिया होता है, बच्चे अक्सर आके उंगली रख के यहां पूछ रहे थे सर ये क्या फिगर है, तो ये कई लोग भूल भी जाते हैं, सोल्यूशन देख के भी याद नहीं आ रही होती कि ये कहां से आई है, ये सोल्यूशन में हमें क्यों नहीं मिल रही है, कैसे फिगर निकली है। और गेन ऑन डिस्पोजल में से बिल्कुल माइनस नहीं करना। आप लोगों ने कहां से माइनस करना है? अदर इनकम में से। तो अदर इनकम यहां इन्वेस्टमेंट इनकम में से माइनस, इन्वेस्टमेंट्स पे इनकम है ना, इन्वेस्टमेंट्स पे मेरी और भी इन्वेस्टमेंट्स पे इनकम्स होंगी। वैसे मेरे ख्याल से ना आप इन दोनों को इकट्ठा कर देना चाहिए था, इन्वेस्टमेंट और अदर इनकम को हमें, ये अलग अलग दो लाइनें नहीं डालनी चाहिए थी। चलें, बहरहाल इन्वेस्टमेंट्स में इनकम है, इसको माइनस कर दिया अदर इनकम में से। और आखिरी एडजस्टमेंट इम्पेयरमेंट। लेकिन इम्पेयरमेंट में ना याद रखिएगा, आज वो वाला सिनेरियो है बड़ा कमाल का, इतना खूबसूरत सवाल है, सारी वर्किंग 5 इसने हमारी हिला के रख दी है, यानी रिवाइज करा दी है। गुडविल की इम्पेयरमेंट, एनसीए किस पे है? अब दो काम करने हैं,
इंक्रीज एडमिन एक्सपेंसेस, हिट वर्किंग 5। कितनी है इम्पेयरमेंट? 39। दो काम करें, इंक्रीज एडमिन एक्सपेंसेस एंड हिट वर्किंग 5। इम्पेयरमेंट 30.6। सर ये क्या चक्कर है कि ये तीनों फिगर्स वर्किंग 5 में भी नजर आ रही हैं और ये तीनों फिगर्स वर्किंग 2 में भी नजर आ रही हैं, ये क्या चक्कर है? 7.53 और 39 यहां भी नजर आ रहा है, 7.5 39.63 है। आपने कहा था ये एज ऑन वर्किंग होती है, वो फॉर द ईयर होती है, ऐसा क्यों हो रहा है आज? क्योंकि पेरेंट ने सब्सिडरी को इस साल खरीदा है, तो इधर भी वो इसी साल के एडजस्टमेंट्स है ना। लेकिन जो सुबह सुबह सवाल की है उसमें इधर 4 साल की डिफरेंस थी, उधर 1 साल की डिफरेंस थी। तो ये अल्लाह का शुक्र है फॉर द ईयर और वो बराबर चल रही हैं, तो क्या करें हम। डन, चलें टोटल्स करें, इसको निकाल दे, निक्की का हिस्सा यही निकाल आया करें एक दफा। 97.09 नहीं, 09 कैसे हो सकता है यार? उधर 0.5 पड़ा हुआ है, इधर 0.6 पड़ा हुआ है। 277 जी 97.1। निक्की परेशान है, बड़ी नू बुला लो फिर। जी 19 105.5। ये +12 को टेंशन नहीं लीजिएगा, घर में जाके समझ आएगा, ठीक है? नहीं तो +47 888.9 758.9। चलें जी टोटल करें दोबारा इधर 758.1 attributable to P और NCI। नमाज के बाद जो है ना आधा घंटा हम कोशिश करेंगे कंसोलिडेशन के जो MCQs हैं थ्योरी वाले वो देख लें। जिसके पास टाइम हो आ जाइएगा। IS 1037 के भी 1-2 MCQs जो है वो रहते हैं, ज़रा वो अच्छे थे, वो भी उसमें कवर कर लेंगे। फ़िलहाल आप मुझे ये बता दें कि ये जो है हमारी डायग्राम जो इस पेज के ऊपर हैं, इनकी ज़रा रिवीजन करवा दें। कंट्रोल जो है वो कैसे कैसे आता है हमारा, पावर, एक्सपोजर टू वेरी, और फिर डिविडेंड हमारा लेने पे हम अपनी पावर भी इस्तेमाल कर सकते हो। सही है। सर्कमस्टांसेस अंडर विच कंट्रोल में एग्जिस्ट। आमतौर पे कंट्रोल कब आएगा? जब मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग राइट्स हो। लेकिन इधर देख लेना, छोड़ें इसको, इधर देखिए। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारा डिफेक्टो कंट्रोल होता है। किसी को याद है? हमारे पास 48% शेयर हैं, बाकी के पास 1-1, 2-2% शेयर हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है हमारे पास तो 40% शेयर हैं, लेकिन हमारे किसी जानने वाले के पास 20% है, उसे हमने चुप करवा दिया एग्रीमेंट करके, तो फिर इफेक्टिवली हमारे पास तो 60% कंट्रोल है, तो वो भी फिर हमारी क्या बन जाएगी? सब्सिडरी। PTCL
यूफोन को कंसोलिडेट ना करे। अगर पीटीसीएल का कोई बाप है, वो बाप कंसोलिडेशन करने को तैयार हो जिसमें सबको ले ले, और पीटीसीएल खुद पब्लिक कंपनी नहीं है और ना इसका इरादा है स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्टिंग करवाने का, याद आ रहे थोड़ा थोड़ा, तो फिर पीटीसीएल कंसोलिडेशन ना करें। पेरेंट और सब्सिडरी का ईयर एंड क्या होना चाहिए? सेम। ये मैं इसको मुझे याद करा देना, मैं उसमें भेज देता हूं आज के नोट्स में, ताकि वो येलो हुआ वो आपके पास आ जाए। पेरेंट और सब्सिडरी का ईयर एंड क्या है? सेम। अगर पेरेंट और सब्सिडरी का ईयर एंड सेम है, पहले सुने छोड़ें इसको भी, अगर पेरेंट और सब्सिडरी का ईयर एंड सेम है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सेम नहीं है तो सब्सिडरी प्रिपेयर करे एडिशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इसमें फिर तकरीबन सारी एंट्रीज करेगी ताकि 1-2 महीने की फिगर्स मैच करके अब बराबर हो जाएं सारे। अगर ये नहीं कर सकती एडिशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तो फिर मोटी मोटी एडजस्टमेंट्स करें। क्या लफ्ज लिखा हुआ है? सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस की एडजस्टमेंट्स करें। और लेकिन फिर भी गैप इन एनी केस पेरेंट और सब्सिडरी की बैलेंस शीट में कितने महीने से कम का नहीं होना चाहिए? 3 महीने से कम का नहीं होना चाहिए। मिसलेनियस सारी सब्सिडरी को इंक्लूड करना है, किसी को भी एक्सक्लूड, चाहे लॉस आ रहा है, चाहे बाहर के मुल्क में, चाहे पैसे नहीं भेज रही, चाहे बेचने का इरादा है, हर सब्सिडरी को कंसोलिडेट करें। अगर पेरेंट वेटेड एवरेज यूज कर रहे हो सब्सिडरी FIFO, तो पेरेंट भी तो सब्सिडरी FIFO यूज करती रहे अपनी सेपरेट में, लेकिन कंसोलिडेशन के लिए किस पे आ जाए? वेटेड एवरेज पे। एक्विजिशन रेट क्या होती है जिस दिन आपने खरीद लिया है? एक्विजिशन मेथड। अब आपके नोट्स नहीं खुले हुए, कोई मसला नहीं, हम इस पेज का नंबर डाल देंगे, आपने बुक बंद कर दी है। ये जो सारा मेथड है ना, ये सारा मेथड इट इज कॉल्ड एज एक्यूजिशन मेथड। इस मेथड का नाम आज सुन लें, इट इज कॉल्ड एज वी हैव एक्वायर्ड सब्सिडरी, सो इट इज कॉल्ड एज एक्यूजिशन। एक्विजिशन मेथड में 3 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1, डिटरमिन द एक्विजिशन डेट, यह कम सितंबर हमारे सवाल में। Record and measure assets acquired and liabilities assumed and NCI. Record and measure assets acquired and liabilities assumed. ये assets और liabilities हैं असल में, नेट करके वो इक्विटी नजर आ रही है। Record and measure identifiable assets acquired and liabilities assumed and also measure NCI। NCI भी measure करें, ठीक है, कर ली। फिर की चाहते हो? रिकॉर्ड एंड measure गुडविल, फिर आखिर में गुडविल निकालें। लेकिन कभी कभी ये गेन भी आ सकता है, कभी कभी ये, तो शायद ये वर्किंग 1 की बातें कर रहे हैं। तो क्या क्या ढूंढना होता है? एक्विजिशन डेट, फिर एनसीआई वगैरह को मैयर करें, इन्वेस्टमेंट को मैयर करें, ये सारा मैयर करें, और बैलेंसिंग किसको निकाल लें? गुडविल को। दिस मेथड इज कॉल्ड एज, बोलें, एक्विजिशन मेथड। चलें जी, आखिरी बात करें और फिर खत्म। नेगेटिव गुडविल। नेगेटिव गुडविल कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसको छोड़ दें। कहते हैं अगर कभी गुडविल इधर आ जाए ना, या आपकी ये फिगर गलत है, कहता है, या आपकी ये फिगर गलत है, या आपने कोई सरप्लस लॉस गलत निकाले में, कहते हैं मैं मान ही नहीं सकता दुनिया में लोग सस्ती चीज बेचे, पागल होते हैं लोग। कहते हैं मैं नहीं मानता। कहते हैं लेकिन अगर आपको लग रहा है फिर भी सारी फिगरें सही हैं, तो फिर कहते होगी नेगेटिव गुडविल, पता नहीं कहां फिर रहे हो तुम। तो कहते हैं नेगेटिव गुडविल आए तो आपने 3 काम करने हैं। ये वाली वर्किंग चेक करनी है, यकीनन कोई गड़बड़ होगी, वो पेपर बना कीजिएगा, वो हमारी सही होती है, अल्लाह का शुक्र है। कहते हैं अगर कभी नेगेटिव गुडविल आ जाए, ये वर्किंग चेक कीजिएगा, कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट में आपने वो जो शोरे से पैसे ले लो, थोड़े से शेयर ले लो, कोई गलती कर दी होगी। कहते हैं अगर नेगेटिव गुडविल आ जाए, या तो आपने एनसीए की शायद कोई गलत फिगर निकाली होगी, और अगर फिर भी नेगेटिव गुडविल आ रही है तो कहते हैं आपने यकीनन कोई सरप्लस वगैरह में पंगा लिया हुआ है। ये सरप्लस नहीं होता, ये नेट एसेट्स होते हैं, ये भी याद रखिएगा। यकीनन आपने नेट एसेट्स में को पंगा लिया हुआ है। कहते हैं मैं नहीं मानता नेगेटिव गुडविल आती है। कहते हैं मैं मान ही नहीं रहा आपकी बात। नेगेटिव गुडविल कहां आती है? A bargain purchase is a business combination in which calculation of goodwill leads to, bargain purchase होती है बहस करके आपने सब्सिडरी को खरीदा तो हमेशा क्या आ गई? नेगेटिव फिगर। When this happens,
कहते हैं मैं तो परेशान हो गया, ये कैसे हो सकता है, दुनिया में होता ही नहीं ऐसे। When this happen, parent must review the procedures used to measure the amounts recorded at acquisition date. किस किस के प्रोसीजर्स दोबारा चेक करो। एसेट्स एक्वायर्ड एंड लायबिलिटीज अज्यूम कौन सी है, मैंने आपको भी समझाया था थोड़ी देर पहले। इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाया, इसको दोबारा रीमेजर करो। करने को क्या कह रहा है, करने को क्या कह रहा है भाई, रिव्यू करो प्रोसीजर्स। ये गलत निकली है या एनसीआई की फिगर गलत निकली है, ये क्या है, कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड, कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड, ये वो जो सफा था थोड़े से पैसे ले लो थोड़े से शेयर ले लो, उसकी हेडिंग ही थी कंसिडरेशन। तो कहता है ये सारे मेरा मशवरे के क्या चेक कर लिया करो, रिव्यू कर लिया, और अगर रिव्यू करने के बाद भी कुछ नहीं बना तो फिर नेगेटिव गुडविल है। जाए एमसीक्यूज के लिए जिसने आना है, ओके जाए, वही 1:50 पे आ जाए नमाज पढ़ के।